और आज की कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक इलाका है नेब सराय। ये वारदात 28 अप्रैल 2017 की है। दिल्ली के नेब सराय इलाके में सोम परिवार रहता था। परिवार में 86 वर्षीय महिला हाशी सोम, 51 साल का उनका बेटा सुरजीत सोम, 48 साल की उसकी पत्नी शर्मिष्ठा सोम और उनकी 16 साल की बेटी शामिल है। 21 साल पहले सुरजीत सोम की शादी शर्मिष्ठा सोम से हुई थी। यह परिवार मूल रूप से कोलकाता पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। सुरजीत की मां हाशी सोम मार्च 2022 तक कोलकाता में अकेले रह रही थी। उम्र के साथ उनकी देखभाल की जरूरत बढ़ने लगी थी और सुरजीत को उनकी चिंता होने लगी, तो इसलिए उन्होंने अपनी मां को कोलकाता से दिल्ली अपने साथ रहने के लिए बुला लिया ताकि उनकी बेहतर देखभाल कर सके और उनके करीब रहकर उनका ध्यान रख सके। सुरजीत ने अपनी मां को अपने फ्लैट के ठीक सामने एक किराए के 1 BHK फ्लैट में रखा था। हाशी सोम लंबे समय से अर्थराइटिस से पीड़ित थी और उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती थी। वह बिना लाठी या किसी सहारे के चल नहीं सकती थी। सुरजीत जिस फ्लैट में रहता था उसके बाथरूम की ऊंचाई के कारण उनकी मां को बाथरूम का इस्तेमाल करने में परेशानी होती थी। इसलिए सुरजीत ने उनके लिए सामने वाले फ्लैट को किराए पर लिया ताकि वहां बाथरूम और रसोई जैसी जगहों तक उनका आना जाना आसान हो सके। 28 अप्रैल 2017 के दिन नेब सराय पुलिस थाने में DCP चंदन चौधरी अपने काम में व्यस्त थे। तभी एक कांस्टेबल उनके पास आकर सूचना देता है कि नेब सराय इलाके से एक फोन आया है जिसमें बताया गया है कि एक महिला की गिरकर मौत हो गई है। DCP चंदन चौधरी अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। आपको बता दूं कि ये वारदात सुरजीत सोम के घर में हुई थी। उनकी मां फ्लैट की रसोई में गिर पड़ी थी और उनकी मौत हो गई और सुरजीत ने पुलिस को सूचना दी थी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने जब बेटे सुरजीत सोम से पूछताछ की तो उसने बताया कि उनकी मां रसोई में कुछ काम कर रही थी। काम करते वक्त उनका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी, जिस वजह से उनके चेहरे और खोपड़ी पर कई चोट आई और उनकी मौत हो गई। बेटे सुरजीत सोम ने आगे बताया कि उनकी मां लंबे समय से अर्थराइटिस से पीड़ित थी और उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी। बिना लाठी या सहारे के वह चल नहीं सकती थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2022 में उनकी मां वॉशरूम में भी गिर गई थी। पुलिस ने लाश का पंचनामा किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जब घर की छानबीन की तो बेड के बगल में एक टेबल पर CCTV कैमरा मिला, लेकिन कैमरे में कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं था। पुलिस उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। CCTV के बारे में पूछताछ करने पर सुरजीत सोम ने बताया कि उनके फोन में कैमरे की लाइव एक्सेस है क्योंकि वह अपनी मां की दिनचर्या पर नजर रखते थे। उन्होंने आगे बताया कि घटना के दिन बिजली कटौती के कारण कैमरा काम नहीं कर रहा था और उन्होंने सोसाइटी के गार्ड से इस बारे में पूछताछ भी की थी। पुलिस ने इस घटना को एक एक्सीडेंट मानते हुए मामला दर्ज कर लिया। प्रारंभिक जांच में इसे एक हादसा समझा गया और उसी आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। 19 अप्रैल को एम्स हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि सामान्य हालातों में मृतका को चोट लगना मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि शायद मौत के पीछे कोई अनहोनी या बाहरी कारण हो सकता है, क्योंकि यह चोटें किसी साधारण या स्वाभाविक वजह से नहीं लगी। डॉक्टरों की इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की और जांच का दायरा बढ़ाया। जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले मृतका के परिवार से पूछताछ शुरू की। सुरजीत की 16 वर्षीय बेटी से जब सवाल किए गए तो उसने खुलासा किया कि उसकी मां शर्मिष्ठा और दादी हाशी सोम के बीच संबंध कभी भी अच्छे नहीं थे। उसकी मां शर्मिष्ठा अपनी सास को पसंद नहीं करती थी और दोनों के बीच अक्सर खटपट होती रहती थी। यह जानकारी पुलिस के लिए अहम थी क्योंकि यह पारिवारिक तनाव का संकेत दे रही थी। घटना के दिन 28 अप्रैल को घर में केवल शर्मिष्ठा ही अपने फ्लैट में मौजूद थी। पुलिस ने पाया कि मृतका के फ्लैट पर बाहर से ताला लगा हुआ था और चाबियां शर्मिष्ठा के फ्लैट के अंदर मिली। यह परिस्थितियां पुलिस को और भी संदिग्ध लगी। जांच आगे बढ़ने पर सुरजीत ने एक महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई, लेकिन बाद में खुलासा किया कि उसने घटना वाले दिन पुलिस को सूचना देने से पहले अपनी मां हाशी सोम के बेडरूम में लगे टेबल पर रखे CCTV कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। यह बात पुलिस के लिए बेहद संदिग्ध थी क्योंकि सुरजीत ने इसे पहले क्यों नहीं बताया था। जब पुलिस ने सुरजीत से कड़ाई से पूछताछ की और मेमोरी कार्ड के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी तो उसने स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
यह बात पुलिस के शक को और गहरा करती चली गई कि मेमोरी कार्ड निकालने वाला व्यक्ति ही इस वारदात में शामिल हो सकता है। इससे पुलिस को शक हुआ कि जिसने भी मेमोरी कार्ड निकाला था वही इस वारदात को अंजाम देने में शामिल हो सकता है। घर में उस समय 3 लोग थे, सुरजीत, उसकी बहू शर्मिष्ठा और उनकी पोती। लेकिन वारदात के दिन घर में सिर्फ शर्मिष्ठा थी। पुलिस ने अपनी शक की सुई शर्मिष्ठा पर घुमाई। जब शर्मिष्ठा से सख्ती से पूछताछ की तो एक कहानी सामने आई। 28 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे के करीब शर्मिष्ठा हाथ में फ्राइंग पैन लेकर सास के फ्लैट में दाखिल हुई। इसने दरवाजे को अंदर से बंद किया। उस वक्त उसकी सास किचन में थी। शर्मिष्ठा ने फ्राइंग पैन उठाया और सास पर काफी बार वार किए। कुकर से भी सास को मारा। ये सास को तब तक मारती रही जब तक उनकी जान नहीं चली गई। जब सास की सांसें रुक गईं तो इसने अपने पति को फोन किया और बताया कि गिरने की वजह से सास की मौत हो गई है। आप तुरंत घर के लिए निकले। जब सुरजीत घर लौटा और उसने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो उसे अपनी पत्नी शर्मिष्ठा की सच्चाई का पता चला। फुटेज में वह देखता है कि शर्मिष्ठा ने उसकी सास हाशी सोम पर कई बार हमला किया और उनकी चीखें भी सुनाई दी। इसके बाद शर्मिष्ठा को फ्राइंग पैन को कपड़े से साफ करते हुए देखा गया, जिससे साफ हो गया कि उसने अपनी सास पर हमला किया था। यह सब देखकर सुरजीत को गहरा झटका लगा और वह बेहद गुस्से में आ गया। गुस्से में उसने अपनी पत्नी शर्मिष्ठा को 2-3 थप्पड़ भी मारे। लेकिन उस वक्त उसने यह फैसला नहीं किया कि वह अपनी बीवी को जेल भेजेगा। सुरजीत के लिए यह फैसला लेना कठिन था, क्योंकि एक तरफ उसकी माँ की मौत थी और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिससे वह वर्षों से साथ रह रहा था। वह इस दुविधा में था कि क्या करे, क्योंकि भावनात्मक रूप से वह खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसने तुरंत घर से सारे सबूत मिटा दिए। सीसीटीवी का मेमोरी कार्ड गायब किया। बर्तनों को आरोपी बहू ने तभी साफ कर दिए। यहाँ तक कि बेटे ने पुलिस को बरगलाने के लिए पिछले साल अक्टूबर की एक फुटेज भी तैयार किया, जिसमें बुजुर्ग महिला गिर गई थी। पुलिस ने तुरंत शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की वजह काफी चौंकाने वाली थी। शर्मिष्ठा अपनी सास हाशी सोम को ओल्ड एज होम भेजना चाहती थी, लेकिन सुरजीत इसके लिए तैयार नहीं था। सुरजीत ने अपनी मां को ओल्ड एज होम भेजने के बजाय उनके लिए पास ही एक अलग फ्लैट किराए पर ले लिया था, ताकि उनकी देखभाल आसानी से हो सके। यह निर्णय शर्मिष्ठा के लिए असंतोषजनक था और उसने इस स्थिति से परेशान होकर सास की हत्या की। दिल्ली में एक इलाका है मंडावली। ये वारदात 26 सितंबर 2017 की है। इसी इलाके में 2 मंजिली इमारत में स्वर्णा कपूर अपने बेटे सुमित, बहू कंचन और 3 पोते पोतियों के साथ रहती थी। घर में बुजुर्ग माँ है जो ग्राउंड फ्लोर में रहती है और ऊपर का फ्लोर जो है उसमें खुद वो शख्स और उसकी बीवी और 3 छोटे छोटे बच्चे, जिनकी उम्र 5 से 6 साल के बीच की है, वो रहते हैं। उसका भरा पूरा परिवार है। सुमित ऑफिस का काम निपटाकर देर रात जब घर पहुंचे, सुमित ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो अंदर का हाल देखकर उनकी सांसें अटक गईं। सामने जो मंजर देखकर उसके कदम वहीं पर रुक गए। मुंह से चीख निकल जाती है। वो घबराता हुआ बाहर चला आता है और उसके बाद चिल्लाकर लोगों को बुलाता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पति की चीखें सुन सुनकर ऊपर के फ्लोर में रहने वाली उनकी बीवी वो भी बाहर आती है और फिर सामने वो देखती है कि उनकी बुजुर्ग सास की लाश पड़ी हुई है। यानी ये लाश सुमित की बुजुर्ग माँ की थी। ये जो बुजुर्ग महिला है, इनकी लाश अधजली हालत में पड़ी हुई थी और इसके अलावा वहाँ सीन ऑफ क्राइम में कोई ऐसी चीज नहीं थी। महिला के कपड़े भी व्यवस्थित थे और उसके शरीर पर किसी चोट का कोई स्पष्ट निशान नहीं था। यह और भी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि कोई भी संकेत नहीं था कि किसी ने इस महिला पर हमला किया हो या उसकी मौत के पीछे कोई हिंसा हुई हो। सुमित को लगा कि शायद किसी हादसे की वजह से या चोरी करने आए चोर ने उसकी मां की जान ली है। सुमित ने तुरंत पीसीआर को कॉल किया और मामले की सूचना पुलिस को दी। ईस्ट दिल्ली के मंडावली थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस पहुंची तो शुरुआत में उन्हें भी मौत के पीछे का कारण नजर नहीं आया। इस मामले की छानबीन जांच शुरू करती है। पुलिस जब सीन ऑफ क्राइम को विजिट करती है तो वो कुछ चीजों को गौर करती है, कुछ चीजों को बहुत ध्यान से देखती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा दिखा जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। फॉरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और सबूत की तलाश में घर के कोने कोने को तलाशा जा रहा था। पुलिस को यकीन था कि अगर ये हत्या है तो कातिल ने कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा।
और तभी एक पुलिसकर्मी को महिला की लाश से सरसों के तेल की बहुत ज्यादा बू आई। बुजुर्ग महिला की लाश आधी जली हुई हालत में है। आमतौर पर कोई भी तेल ज्वलनशील होता है, लेकिन सभी तेलों की ज्वलनशीलता एक जैसी नहीं होती। जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल या डीजल अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और इनमें आग जल्दी भड़क जाती है, जबकि सरसों का तेल अपेक्षाकृत कम ज्वलनशील होता है। सरसों के तेल में अधिक चिपचिपापन होता है और यह धीमी गति से जलता है, जिससे आग की तीव्रता उतनी अधिक नहीं हो पाती। शायद यही वजह है कि सरसों का तेल लाश को पूरी तरह से जलाकर राख करने में असफल रहा। आग भले ही लगी हो, लेकिन उसकी तीव्रता इतनी नहीं थी कि लाश को पूरी तरह नष्ट कर सके। इसके परिणाम स्वरूप शरीर के कुछ हिस्से अभी भी बचे हुए थे और पूरी तरह से राख में तब्दील नहीं हो पाए थे। लाश को जलाने का प्रयास अधूरा रह गया, जो ये संकेत करता है कि या तो उसकी ज्वलनशीलता इतनी नहीं थी कि वह शरीर को पूरी तरह से खत्म कर सके। बुजुर्ग महिला की जो छड़ी थी डेड बॉडी के पास पड़ी हुई थी, तो ये अपने आप में बहुत एक अजीब सी बात थी। सीन ऑफ क्राइम को देखकर यह समझ पाना मुश्किल था कि आखिर इस महिला के साथ हुआ क्या है। क्या किसी ने बाहर से आकर महिला की जान ले ली या ये कोई एक्सीडेंटल डेथ है? पुलिस तुरंत घर की रसोई में पहुंची तो देखा कि वहां ढक्कन खुली तेल की आधी खाली बोतल रखी है। रसोई में इसके अलावा सारा सामान ठीक से रखा था और कुछ भी इधर उधर गलत नजर नहीं आया। तो ये सब कुछ देखकर पुलिस कंफ्यूज हो जाती है। पुलिस को समझ में नहीं आता कि ये मामला एक्सीडेंटल डेथ का है या फिर कोई मर्डर है क्या है। पुलिस को ये भी शक था कि मर्डर की इस वारदात को घर के अंदर के ही किसी शख्स ने अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस इस बात पर हैरान थी कि जिस घर में इस महिला की मौत हुई, उसी घर में एक और महिला है और उसके 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रही थी। बच्चे तो खैर काफी छोटे थे। जो महिला है यानी सुमित की पत्नी, उसे एक बार भी ये पता कैसे नहीं चला कि ग्राउंड फ्लोर में उसकी सास जो है उसके साथ कोई अनहोनी हो गई, कोई उसे आकर मार गया या एक्सीडेंटली ही वो आग का शिकार बन गई। ऐसा कैसे हुआ? क्या उन्होंने शोर नहीं मचाया? ये सारी बातें जो है वो पुलिस को हैरान कर रही थी। पुलिस ने इस सारे मंजर को देखकर पुलिस को ये लग रहा था कि इस मामले में किसी इनसाइडर का भी हाथ हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कोई आउटसाइडर हो। तो पुलिस सबसे पहले उस बहू से पूछताछ करती है जिसकी बुजुर्ग सास की मौत हुई थी। जिनकी मौत हुई उनका नाम था स्वर्णा कपूर और जो बहू है उसका नाम है कंचन। तो कंचन से पुलिस पूछताछ करती है और कंचन से पूछती है कि आपने कैसे एक बार भी कोई चीख नहीं सुनी? आपको कोई आवाज कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा? नीचे आपकी सासू माँ जो है वो जलकर मर गई। कंचन कहती है कि वाकई मैंने कोई चीख नहीं सुनी क्योंकि मैं ऊपर के फ्लोर में थी और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उनको लेकर बीजी थी, उनका ख्याल रख रही थी, उन्हें सुला रही थी और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। ये तो तब पता चला जब मेरे पति घर आए और उनकी चीखें मैंने सुनी, तब मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया। फिर मैं नीचे आई और मैंने ये सारा कुछ देखा तो पुलिस ने पूछा आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, मतलब घर के अंदर ऐसा कौन घुसाया होगा? तो महिला ने 2 बातें कही। एक तो महिला ने कहा हो सकता है कि कोई बाहर का आदमी आया हो जिसने मेरी सास की जान ले और इरादा लूटपाट का रहा हो, कामयाब नहीं हुआ हो। एक तो ये बात हो सकती है और दूसरी बात मुझे ये लगती है कि शायद वो किचन में कुछ काम करने की कोशिश कर रही थी और सरसों का तेल उनके ऊपर गिर गया जिसकी वजह से वो आग की चपेट में झुलस गई। तो इन दोनों ही बातों पर पुलिस को बहुत ज्यादा यकीन नहीं हो पा रहा था। उसने 2 वजह बताई थी, लेकिन पुलिस को उसकी वजह पर यकीन नहीं कर पा रही थी क्योंकि घर में कोई भी सामान जो है वो बिखरा हुआ नहीं था। अगर कोई इस तरह का क्लेम करता है तो ऑब्वियसली पुलिस उसे वेरीफाई करती है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, आसपास के लोगों से पूछताछ करके हो। तो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में कोई संदिग्ध गतिविधि आसपास के इलाके में नजर नहीं आई। घर का कोई सामान बिखरा हुआ नहीं था, तो लूटपाट जैसी कोई बात भी पुलिस को समझ में नहीं आई। और जो एक्सीडेंट वाली बात है वो भी बड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि सरसों का तेल किसी के ऊपर गिर जाए और कोई आग का शिकार हो जाए, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। मतलब गैस से तो जलते हुए लोगों को देखा सुना है, केरोसिन से देखा सुना है, लेकिन कोई सरसों के तेल से जल जाए, ये बड़ी अजीब सी बात है। तो इस बात पर भी पुलिस थोड़ा हैरान थी और थोड़ी परेशान थी। तो खैर पुलिस अभी सारे ऑप्शन जो है उसको एक्सप्लोर कर रही थी और एक्सप्लोर करते हुए पुलिस ने सुमित से भी बातचीत की। स्वर्णा कपूर का बेटा सुमित के बारे में पुलिस को ये पता चला कि वो एक फास्ट फूड जॉइंट पे काम करता है और छोटी मोटी नौकरी है और वो अकेला घर का कमाऊ मेंबर है
और उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अपनी बीवी, 3 छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग माताजी। सुमित जो है वो काफी बिजी रहता है और रात को रोज देर से ही लौटता है। अब पुलिस सुमित से ये पूछताछ करती है कि ये बताइए कि आपकी बीवी के साथ आपकी सासू माँ के रिश्ते कैसे हैं। सुमित पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी झलकती है, मानो वह कुछ सोच रहा हो कि कैसे जवाब दिया जाए। वह थोड़ी देर चुप रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। मेरी वाइफ और मेरी माँ के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाई की वजह हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे तो अक्सर रोते हैं, आप जानते ही हैं, लेकिन मेरी माँ वो इस बात से नाराज होती हैं कि मेरी वाइफ बच्चों को ठीक से संभाल नहीं पा रही है। इस तरह की छोटी मोटी बातों पर अक्सर सास और बहू के बीच झगड़े हो जाते हैं। माँ को लगता है कि बच्चे ठीक से नहीं पल रहे और वाइफ को लगता है कि माँ जरूरत से ज्यादा दखल देती है। उसकी आवाज में अब तकलीफ साफ झलक रही थी, जैसे वह दोनों पक्षों को समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन खुद उलझा हुआ महसूस करता हूँ। यह बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को यह भी पता चल गया कि उस फैमिली में कड़वाहट है। अब पुलिस ने तय कर लिया कि कंचन से फिर से पूछताछ करनी होगी। पहले की पूछताछ के बाद पुलिस को कंचन की बातों में कुछ संदिग्ध लगा था, इसलिए इस बार उन्होंने ठोस सवालों के साथ उसे घेरने की योजना बनाई। जब पुलिस कंचन से दोबारा पूछताछ करती है तो कंचन एक नई कहानी और कुछ तर्क पुलिस के सामने रखती है। कंचन ने कहा कि उसकी सास की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसने किसी भी तरह से जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया, लेकिन पुलिस उसकी पूरी थ्योरी को तार तार करते हुए ठोस और तर्कपूर्ण ढंग से उसकी बातों को खारिज कर देती है। पहली बात, पुलिस ने कहा, तुम कह रही हो कि यह एक हादसा था, लेकिन घटनास्थल पर जो सबूत मिले हैं वो किसी हादसे की ओर इशारा नहीं करते। शरीर पर जो निशान है वो संघर्ष और हिंसा का संकेत देते हैं और यह तुमने पहले भी नहीं बताया था। दूसरी बात, पुलिस ने कंचन को उसकी टाइमलाइन पर घेरा। तुम्हारी दी हुई समय रेखा में कई छेद हैं। तुमने कहा कि तुम्हारी सास अचानक गिर पड़ी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। उनकी मौत का समय और तुम्हारी गवाही मेल नहीं खाते। तीसरी बात, पुलिस ने उसे उसकी कहानी में सामने आए घटनाक्रम पर भी टोका। तुम बार बार कह रही हो कि बच्चों की वजह से तुम्हारी सास से झगड़े होते थे, लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि उस दिन कोई ऐसा झगड़ा हुआ जो इतना बढ़ गया कि यह हादसा हो गया। पुलिस ने कंचन को साफ शब्दों में बता दिया, तुम्हारी कहानी हमें सच्चाई के करीब नहीं लगती। हर बयान जो तुमने दिया है वो या तो सबूतों से मेल नहीं खाता। पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो वो ये कबूल कर लेती है कि उसकी सासू माँ जो है ना, तो किसी गैर या बाहर के आदमी की वजह से मारी गई। ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ, बल्कि उसने खुद अपनी सासू माँ की जान ले ली थी और गुस्से में उसने उनकी हत्या कर दी। अब जब कंचन अपना जुर्म कबूल कर चुकी थी तो पुलिस को पूरी कहानी जाननी थी और कंचन के सामने सिवाय सच बोलने का और कोई चारा नहीं बचा था। तो पुलिस ने कंचन से पूछा कि कैसे तुमने अपनी सासू माँ की हत्या की। तो कंचन ने ये बताया कि मेरी सासू माँ से बहुत अच्छी बातचीत नहीं है। अक्सर हम दोनों के बीच में अनबन होती है, लड़ाइयाँ होती है। उस दिन मेरा बेटा जो है वो काफी जोर से रो रहा था, जिद कर रहा था, वो मान नहीं रहा था, तो उसे कंट्रोल करने के लिए मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया। और जब मैंने थप्पड़ मार दिया तो मेरी सासू माँ ने इसका बहुत जोर से विरोध किया। उन्होंने मुझे डांटा और ये बात मुझे नागवार गुजरी। मुझे गुस्सा आ गया और उस गुस्से में मैंने उन्हीं के वॉकिंग स्टिक उनसे छीनकर उनके सिर पर वार कर दिया और जैसे ही मैंने उनके सिर पर हमला किया वो नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। मेरा इरादा उनका कत्ल करने का नहीं था, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर ये बेहोशी से वापस आती है तो जाहिर है अपने बेटे को यानी मेरे पति को ये सारी बातें बोलेंगी और फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल खड़ी होगी। मैं जवाब देने लायक नहीं रहूंगी। तो फिर मैंने ये तय किया कि क्यों ना उनकी इस बेहोशी को उनकी मौत में बदल दिया जाए और इसी इरादे से मैंने उनके किचन में जो चीजें थी, चाहे वह तेल हो या कोई भी चीज हो, उससे मैंने उनको आग लगाकर जला देना चाहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं मिला जिससे उनको मैं पूरी तरह से जला पाती। तो फाइनली सरसों के तेल की बोतल मुझे मिली। उसी बोतल से जितना तेल मैं इन पर डाल सकती थी मैंने डालकर आग लगा दी और मैं ऊपर चली गई और ये सब कुछ मुश्किल 15-20 मिनट के अंदर हो गया। इसके बाद क्योंकि मैं इस घटना को अंजाम दे चुकी थी तो मुझे पकड़े जाने का डर था, इसीलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में रही। लेकिन जब मेरे पति घर लौटे और उनकी चीखें मैंने सुनी तो मुझे भी बाहर आना था। फिर मैं बाहर आई और उसके बाद अपने पकड़े जाने के पहले तक मैं लगातार इस मामले को लेकर झूठ बोल रही थी।
तो पुलिस ने ये सारी बातें सुनी और पुलिस ने इस चीज को वेरीफाई करने के लिए जो उसने बातें कही थी, पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को चेक किया। पुलिस ने देखा कि वाकई जो बुजुर्ग महिला की वॉकिंग स्टिक है, उस वॉकिंग स्टिक क्रैक हो गई थी। और वो क्रैक इसलिए आ चुका है क्योंकि वॉकिंग स्टिक से बहुत जोर से कंचन ने महिला के सिर पर वार किया था। तो उस वार की वजह से वॉकिंग स्टिक जो है वो क्रैक हो चुकी थी। जब पोस्टमार्टम हुआ तो महिला के सिर पर वार किए जाने के निशान भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मिले थे, जो इस बात का प्रमाण था कि कंचन जो है अपने सासू माँ के कत्ल को लेकर सही बात कह रही है। तो ये एक मुजरिम का कबूलनामा था, जिसके आधार पर पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। यह कहानी बताती है कि परिवार के भीतर गहरे मतभेद और संघर्ष कितने खतरनाक हो सकते हैं। छोटे मोटे झगड़े और असहमति बढ़कर गंभीर अपराध का रूप ले सकती हैं। अपराध की जांच में साक्ष्यों का महत्व बहुत अधिक होता है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे जली हुई लाश के साक्ष्य, जैसे सरसों के तेल की महक, अपराध की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। पुलिस की सतर्कता और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से सच्चाई सामने आई। यह दर्शाता है कि बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष पर पहुंचना गलत हो सकता है और सही जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही न्याय मिल सकता है। यह घटना यह भी याद दिलाती है कि किसी भी अपराध के पीछे की सच्चाई को उजागर करने और न्याय की प्रक्रिया में सहयोग करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सुरजीत सोम और हाशी सोम की कहानी में सुरजीत सोम ने अपनी मां की देखभाल के लिए एक अलग फ्लैट किराए पर लिया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि परिवार की देखभाल और उनकी सुविधा का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह दर्शकों को यह सिखाता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए और बुजुर्गों की विशेष देखभाल करनी चाहिए। सुरजीत ने अपनी मां की जरूरतों को समझते हुए सही निर्णय लिया। यह दर्शाता है कि समस्याओं का समाधान ढूंढने में पूर्वानुमान और त्वरित सोच कितनी महत्वपूर्ण होती है। इन कहानियों के माध्यम से व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में सतर्कता, जिम्मेदारी और ईमानदारी की महत्वपूर्णता समझने को मिलती है। हमारी इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।